Let's crack Bihar exam. वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और चलिए, हम लोगों ने पॉलिटी के ऊपर, सारे लेक्चर के ऊपर पॉलिटी में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो पॉलिटी में हम लोग ने किन किन लेक्चरों को पढ़ लिया था और कहाँ से पढ़ा है, ये भी आप लोगों ने देखते आ रहे होंगे जो पहला सीरीज से क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था पढ़ना, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पहला टॉपिक पढ़े थे हम लोग, वो पढ़े थे हम लोग संसद का। और उसमें सबसे पहला अंग जो था राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बाद हम लोगों ने चर्चा किया था लोकसभा का। लोकसभा के बाद राष्ट्रपति चर्चा किए, उपराष्ट्रपति के बारे में, और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या अंतर है, इन सारे विषय के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद राज्य में लेजिस्लेचर, विधानमंडल की चर्चा करना स्टार्ट किया था। और विधानमंडल में जो विधानमंडल का सबसे पहला अंग है वो है विधान परिषद। और विधान परिषद को हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और आज जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो लेक्चर होगा हमारा, क्या होगा, वो लेक्चर होगा अभी हम लोग का विधानसभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 5 को स्टार्ट किया पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए, ये है बिहार की विधानसभा। हर राज्य में अपना अपना विधानसभा है, और बिहार की विधानसभा ये है। और इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बिहार की विधानसभा का क्या फंक्शन है, क्या न्यूनतम आयु होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए एमएलए बनने का या विधायक बनने का, और प्रत्येक राज्य में विधानसभा की क्यों व्यवस्था किया गया है। क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है, संगठनात्मक का जो व्यवस्था है, इसमें है कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए ये विधानमंडल का कंसेप्ट आता है, और विधानमंडल का ही एक अंग है विधानसभा। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने संसद को पढ़ लिया था। सबसे पहले ही हम लोगों ने संसद को पढ़ा था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने संसद को पढ़ा था। संसद के 3 अंग हैं। बहुत बारी इन बातों को बता दिया मैंने, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और हम लोग ये पढ़े थे भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151 तक। आप अगर स्टार्टिंग से लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको एकदम यूज टू लग रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और मैंने बहुत बार बहुत सारे बातों को रिपीट किया है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन हम लोग किस भाग में पढ़े थे? भाग 5 में पढ़े थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन को कौन से भाग में पढ़े थे? भाग 5 में पढ़े थे, अनुच्छेद 52 से 51 तक। हम लोग अब स्टार्ट किए थे जो पढ़ना, वो भाग 6 स्टार्ट किए थे। और भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार का मेंशन किया गया। आर्टिकल 151 यहाँ से समाप्त होता है, और 152 से लेकर 237 आके यहाँ समाप्त होता है राज्य सरकार का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई भी पार्ट अगर हमको पढ़ना है, वो भाग 5 में पढ़ना होगा। चाहे तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना हो, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना हो, या फिर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना हो, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना हो, राज्यसभा पढ़ना हो, लोकसभा पढ़ना हो, और आपको राष्ट्रपति के बारे में, इन सारे बातों को हम लोग कहाँ पढ़े थे? भाग 5 में पढ़े थे। क्योंकि ये सारे अंग जो है ये सेंट्रल के अंग हैं। और राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 152 से लेकर 237। कहने का तात्पर्य है 152 से 237 के बीच में जितना भी अनुच्छेद है वो सब भाग 6 के अंतर्गत आएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में सारा राज्य सरकार के चीज़ों का मेंशन किया गया है। आप राज्यपाल पढ़ेंगे, या आप हाई कोर्ट पढ़ेंगे, या विधानसभा आप पढ़ेंगे, या विधान परिषद पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे। आपको बताए थे लेजिस्लेचर अनुच्छेद 168 में, ये मैंने चर्चा किया था आपका, कि विधानमंडल कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में। 169 में क्या है? विधान परिषद। और 170 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 में किसका उल्लेख किया गया है? विधानसभा का उल्लेख किया गया है। जरा हम लोग यहाँ पे बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, ये जरा आप देखिए कि जिस प्रकार हम लोग ने सेंट्रल में देखा कि 3 अंग है, अनुच्छेद 79,
80 और 81 की चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 की चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। अभी हम लोग देखते हैं राज्यसभा से संबंधित है विधान परिषद, और विधान परिषद को भी मैंने पूरे डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ा दिया हूँ। और लोकसभा से संबंधित है विधानसभा, लोकसभा से संबंधित क्या है विधानसभा, और राष्ट्रपति का कंसेप्ट राज्यपाल के ऊपर है। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट करेंगे ये पढ़ना विधानसभा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विधानमंडल। तो 2 टाइप्स ऑफ विधानमंडल, 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के विधानमंडल होते हैं। अब वो कौन कौन का सा है? तो एक सदात्मक और द्विसदात्मक विधानमंडल। जिस राज्य में ये दोनों सदन उपस्थित है, विधान परिषद और विधानसभा, उस राज्य के विधानमंडल को बोलते हैं द्विसदात्मक विधानमंडल। और जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का निर्माण करता है, उस राज्य में बोलते हैं एक सदात्मक विधानमंडल। वर्तमान समय में भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे, मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदात्मक विधानमंडल है। कितने राज्य में? 6 राज्य में, मात्र 6 राज्य में ऐसा है जहाँ पे द्विसदात्मक विधानमंडल है। कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। मैंने इस वाले लेक्चर में बहुत डिटेल फॉर्म में आपको ये बात पढ़ा दिए थे कि विधान परिषद जो है यह मात्र भारत के 6 राज्य में है। तो ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं, द्विसदात्मक और एक सदात्मक। द्विसदात्मक का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा जिसमें दोनों सदन हो, विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना विधानसभा के बारे में। किसके बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं? विधानसभा के बारे में। तो चलिए हम लोग विधानसभा के बारे में कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल में विधानसभा क्या है? निम्न सदन है, और विधान परिषद क्या है? ये उच्च सदन है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के निम्न सदन के बारे में। आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे? राज्य के निम्न सदन के बारे में। और क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीटों की संख्या कितनी होगी। किसी भी राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में कितना सीट हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना होगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, कृपया लाइक जरूर कर दे। तो आप लोग देखिएगा कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सीट हो सकता है। अभी ऐसा क्यों प्रावधान रखा गया है ये जानेंगे। और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकता है। लेकिन कुछ अपवाद में हमारे देश में राज्य हैं। तो ये बातों पर सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे कि किसी भी राज्य में 500 क्यों रखा जाएगा, अधिक से अधिक विधायकों का सीट। देखिए, मैंने चर्चा किया था कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद हो या विधानसभा हो, ये सभी का सीट हमेशा डिपेंड करता है आबादी के ऊपर। जिस राज्य की आबादी जितना अधिक होगा, उस राज्य में लोकसभा का सीट भी अधिक होगा, राज्यसभा का भी सीट अधिक होगा। अगर विधान परिषद है तो इसकी भी सीट अधिक होगा, और विधानसभा है तो इसकी भी सीट अधिक होगा। लेकिन कितना अधिक होगा? जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में 20 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में 20 करोड़ है, और सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, विधान परिषद का सीट और विधानसभा का सीट यूपी में है। तो यूपी में अभी देख रहे हैं आप 400 सीट है विधानसभा का। कितने की आबादी पर? 20 करोड़ की आबादी पर 400 सीट, मतलब 10 करोड़ की आबादी पर 200 सीट बढ़ जाता है। तो कभी क्या होगा, 25 करोड़ आबादी आते आते यूपी का 500 सीट हो जाएगा। मान के चलो 25 करोड़ सीट आते आते उत्तर प्रदेश का, 25 करोड़ आबादी आते आते उत्तर प्रदेश का में विधायकों की संख्या, डैट मीन्स मॉनिटर की संख्या, ये 500 हो जाएगा। अगर 30 करोड़ हो गया तो वो सीट कितना होगा? 600। तो क्या ये 600 करना पड़ेगा? ये 600 कभी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इन बातों को आप समझिए
ये इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जब ऐसा कंडीशन हो जाए, किसी राज्य की आबादी लगभग, ऐसा राज्य की आबादी के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि अगर ऐसा राज्य में स्थिति उत्पन्न हो जाए कि विधानसभा की सीटों की संख्या 500 से अधिक होने लगे, तब हमें 2 अलग अलग नए राज्य का निर्माण कर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भारतीय संविधान में प्रावधान रखा गया है कि कोई भी राज्य उतना शक्तिशाली ना हो जाए जो आगे चलकर नए देश के निर्माण की मांग करने लगे। जब एक राज्य की आबादी मान के चलो आप 60 करोड़ हो जाए और वो 60 करोड़ की आबादी, 60 करोड़ का आवाम अगर एक देश की मांग करने लगे तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा भारत संघ के पास उस राज्य को कंट्रोल करना और नियंत्रित में रखना। इसीलिए राज्य केंद्र के नियंत्रण में रहे, इसीलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि कभी भी राज्य में उतनी मजबूती ना हो जितना भारत के सभी राज्य को मिलाकर होता है, किसी भी एक के राज्य में उतनी ताकत ना हो। इसीलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा की सीटों की संख्या 500 से अधिक करने की समस्या आएगा तो उस राज्यों को विभाजित कर 2 नए राज्य के रूप में रखा जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होगा। न्यूनतम सीटों की संख्या कितना से कम नहीं होना चाहिए? 60 से कम नहीं होना चाहिए। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सीटों की समस्या आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कौन कौन सा राज्य है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम, जहाँ पे 60 से कम सीट है। एक्सेप्शन इसके लिए अलग अलग प्रावधान मेंशन किया गया है। गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट का मेंशन किया गया है। तो ये अपवाद है विधानसभा के, ये अपवाद है। इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग बातें हमारे संविधान में लिखा गया है और ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333 को देखते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने बात किया था अनुच्छेद 330 और 331 का लोकसभा में, उसी तरह 31 के बाद 332 और 333 ये विधानसभा से संबंधित है। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एससी शेड्यूल्ड कास्ट को 15% आरक्षण था और एसटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 7.5% आरक्षण दिया जाता था केंद्र में। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बहुत सारे लोकसभा, पूरे देश के लोकसभा के 15% का सीट जो है वो आरक्षित होता है और लगभग ऐसे करके 84 सीट को, लगभग 84 सीट आरक्षित है पिछड़े जाति के लिए और अति पिछड़ा जाति के लिए लगभग 47 सीटें जो है वो आरक्षित है। ये सेंट्रल में कौन से अनुच्छेद के अंतर? 330 के अंतर्गत। और इसी का फायदा उठाते हैं भारत में जो पिछड़े वर्ग का नेता है वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं पिछड़े सीटों पर, आरक्षित सीटों पर। लेकिन आर्टिकल 331 में था 2 एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाएगा। कहाँ पे? लोकसभा में। लेकिन इसको 2020 में 26 जनवरी से समाप्त कर दिया गया। सॉरी, एक मिनट। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन था। कितना है? 2 एंग्लो इंडियन। इसको हम समाप्त कर दिया गया। ये आपको समझ में आया होगा। अभी आप देखो, उसी तरह भारत के राज्य के विधानसभा में अनुच्छेद 332 में क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट, एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण का। और जो ये 333 है इसमें 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। अब इसको भी समाप्त कर दिया गया। और ये समाप्त करने के पीछे का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीज़न है, सबसे और बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि भारतीय संसदों के द्वारा ये दलील दिया गया कि इस देश में एंग्लो इंडियन की आबादी बहुत कम होते जा रहा है और इसके लिए हम देश में 2 लोकसभा का
सीट और अलग अलग राज्य में एंग्लो इंडियन के सीट को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इस बार देखे होंगे कि भारत में वर्तमान समय में 545 की जगह लोकसभा में मात्र 543 सीटें ही अभी है, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। और ये 2026 तक के लिए अधिकतम से अधिकतम 552 सीटें ही निर्धारित किया गया है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल फॉर्म में लोकसभा के लेक्चर में चर्चा किया है, जहां पे आप जाओ और देखो अनुच्छेद 330 और 31 का मेंशन किया हुआ है। 32 में 332 में विधानसभा में आरक्षण है और अनुच्छेद 333 में अनुच्छेद 333 के अंदर एक एंग्लो इंडियन को, एक आंग्लीय समुदाय के लोगों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अभी हम लोग फिर बात करते हैं विधानमंडल की के जो दूसरा सबसे निम्न सदन है उसके कार्य सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलए के लिए, एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु और योग्यता क्या होना चाहिए और इस सदन की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह एक अस्थायी सदन है। कहने का तात्पर्य क्या है? इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा कभी भी राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है मुख्यमंत्री के कहने पर। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंसेप्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। लेकिन अगर हम बात करें विधान परिषद का, तो विधान परिषद जो है यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? अस्थायी सदन है। और विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कम से कम तो 25 वर्ष होना चाहिए विधायक बनने के लिए। कार्यकाल 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने दिनों का होगा? 5 वर्षों का। भारत का नागरिक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जन्म के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार का उसको नागरिकता मिल गया हो भारत में। ऐसा पाकिस्तान का भी व्यक्ति हो सकता है, न्यूजीलैंड का अगर भारत का नागरिकता ग्रहण कर लिया है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है अगर न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 साल। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पहले से मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो कोई भी राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक और होता है, पागल या दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत डिटेल रूप में समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलिए और भी बातों पर चर्चा करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अस्थायी सदन किसको बोला जाता है? विधानसभा को। अस्थायी सदन किसको बोला जाता है? विधान परिषद को। ये जो है ना उच्च सदन है, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन। विधानसभा जो है ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है और ये एक अस्थायी सदन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बता दिया था ये सब। ये निचला सदन है। अब क्या कहता है ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे जरा आप देखो कि अनुपस्थित अगर कोई व्यक्ति विधानसभा हो या राज्य का विधान परिषद हो, जैसे आप स्कूल जाते थे ना, तो अगर 60 दिन तक विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना कोई एप्लीकेशन के अगर आप 60 दिन तक अनुपस्थित रह जाते थे स्कूल से, तो आपका नाम प्रिंसिपल के द्वारा काट दिया जा सकता था। लेकिन अब आप एप्लीकेशन देके गए थे कि फलना फलना कारण से मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो वहाँ पे आपका नाम नहीं करता था। उसी तरह हमारे राज्य के विधान परिषद और विधानसभा में एक प्रावधान बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना कोई सूचना के 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगर मान के चलो किसी भी क्षेत्र का एमएलए है और वो 60 दिनों तक सदन में अगर नहीं गया है कार्यवाही को देखने के लिए, कार्यवाही करने के लिए, तो उनके विधानसभा का जो सभापति होंगे उनके द्वारा उनका नाम को कट कर दिया जाता है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और वहाँ पे नए मेंबर का चुनाव कराया जाता है। तो वो समय अवधि क्या है? 60 दिन होता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। और ये निचला भी सदन है, अस्थायी भी सदन है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं 6 महीने में बैठक एक बार होना चाहिए। किसका? विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। दोनों का बैठक कितने में? 6 महीने में एक बार, मतलब 2 वर्ष में, सॉरी 1 वर्ष में 2 बार। 1 वर्ष में 2 बार इसका बैठक होना चाहिए। किसका? विधानसभा का भी 1 वर्ष में, 1 वर्ष में
एक वर्ष में 2 टाइम, 2 टाइम्स, इसका भी एक वर्ष में 2 टाइम्स। समझ में आ गया ना? ये आप समझ लेना कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। लास्ट क्या है, आपातकाल के समय, मान के चलो अभी देश में, हमारे राज्य में यह बहुत सारा कोरोना का केस आ रहा है और 2020 में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2020 में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये अभी इमरजेंसी ही है, मतलब समझो अभी पहले चुनाव कराने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीमारी को बचाया जाए, देश को बचाया जाए। तो इस केस में विधानसभा का चुनाव एक वर्ष के लिए, कितने दिन के लिए? एक वर्ष के लिए टाला जा सकता है। कितने दिन के लिए? एक वर्ष के लिए टाला जा सकता है। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, कितने दिनों के लिए टाला जा सकता है? एक वर्ष के लिए। जिनको भी जो लिखना है जल्दी से लिख लो आप लोग। अनुच्छेद जरूर याद कर लेना आप। अभी हम लोग बात करते हैं गणपूर्ति के विषय में। किसके विषय में? गणपूर्ति के विषय में। और इसके बाद दूसरा क्या है, एक है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो गणपूर्ति क्या होता है? सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए, मान के चलो अभी बिहार में 243 मेंबर हैं विधानसभा में, कितने हैं? 10% कितना होगा? 24.33, मान के चलो 25 लोग। तो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 10%, कुल आबादी का 10% लोग को आना अनिवार्य। तो विधानसभा में किसी भी अलग अलग राज्य के विधानसभा का सीटों की संख्या अलग अलग होती है। तो जो भी सीट है उसका 10%, कितना? 10%। जैसे हम अपने क्लास में एक नियम बना दें, कोरम पूरा करना, ये गणपूर्ति कहते हैं उसको, कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, अगर उसमें हमारा 10% बच्चा भी किसी दिन नहीं आ पाता है, मतलब 10 बच्चा भी क्लास करने नहीं आता है, उस दिन क्लास को नहीं चलाया जाएगा, ऑफ रखा जाएगा। उसी तरह यहाँ भी प्रावधान किया गया है, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कि गणपूर्ति के लिए 10% होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में प्रावधान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि ये 10% संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य आप देखें, सिक्किम में, गोवा में मात्र 40 सीटें हैं, गोवा में मात्र 40 सीटें हैं, उसका अगर 10% निकाला जाएगा तो 4 सीटें आएगा। तो क्या गोवा में विधानसभा की कार्यवाही चलना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका न्यूनतम जो है वो 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10% सीटों की संख्या होना एकदम अनिवार्य है। ये आपको समझ में आना चाहिए। कितना % होना चाहिए? 10% होना चाहिए। ये आपको समझ में आया? कितना % होना चाहिए? 10% सीटों की संख्या एकदम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे चलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखो यह राज्य की विधानसभा मान के चलो, और इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, अलग अलग पार्टी के सदस्य हैं, और इसी में से एक व्यक्ति को जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, मतलब पूरे विधानसभा में। और उनको क्या क्या अधिकार होता है, विधानसभा अध्यक्ष को क्या क्या अधिकार होता है, इस बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरा जानिए कि विधानसभा अध्यक्ष को क्या क्या अधिकार होता है। तो सबसे पहले है निर्णायक मत देने का अधिकार। क्या बोल रहा हूं मैं? निर्णायक मत देने का अधिकार, मतलब वो ऐसा वोटिंग कर सकते हैं जिससे कोई निर्णय निकल सके। क्या निकल सके? निर्णय। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, किसको होता है? विधानसभा के अध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का मतलब कि अगर सदन में वोटिंग 50-50% हो जाए, 50% इधर और 50% इधर, जब 50-50 की बात होगा तब जो जिस तरफ वोटिंग करेंगे वो निर्णायक मत माना जाएगा। कि विधानसभा सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, कौन बोलेगा, कब बोलेगा, ये सारे बातों पर नियंत्रण होता है विधानसभा अध्यक्ष। और अध्यक्ष के बाद एक दूसरे मेंबर को भी उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जो अध्यक्ष नहीं रहने पर वो कार्य को संभालेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह का प्रत्येक राज्य का विधानसभा होता है, जस्ट एक द रोल मॉडल है लोकसभा का। और सदन की कार्यवाही चलते रहते हैं, सभापति भी बैठे रहते हैं।
और जो सदन के अधिकारी लोग हैं वो भी यहाँ पे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैठे रहते हैं। सदन के अधिकारी लोग यहाँ पे होते हैं। विधानसभा के स्पीकर रहते हैं और पूरे सदन को नियंत्रित करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, किसके कौन सा मुद्दा है, कौन राज्य के हित में है, इन सारों पर विचार करते हैं। इसी तरह का विधानसभा प्रत्येक राज्य में निर्धारित किया गया है। प्रत्येक राज्य में ऐसे ही विधानसभा का प्रावधान बनाया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। हमारा स्पेशल क्लास भी लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों को भी क्लास करना है स्पेशल क्लास, वो जाके सब्सक्रिप्शन ले, अनअकैडमी प्लस ऐप को डाउनलोड करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और हमारे बीपीएससी कैडर में जाके हमारे रेफर कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग राज्यपाल के मज़ेदार टॉपिक को लेकर। राज्यपाल और उपराज्यपाल का क्या कंसेप्ट है, क्या उपराज्यपाल होता है, ऐसा हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में राज्यपाल के साथ।